आप देख रहे हैं शीर्षन्या न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। बाबा मेश्राम साहब को इस पंक्ति के साथ आमंत्रित करता हूँ। वो कहते हैं, खुद की खातिर ना जमाने के लिए जिंदा हूँ, खुद की खातिर ना जमाने के लिए जिंदा हूँ, कर्ज मूल निवासियों का चुकाने के लिए जिंदा हूँ। किसको फुर्सत जो मेरे जख्म गिरे दुख देखे, मैं तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जिंदा हूँ, मैं तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जिंदा हूँ। माननीय बाबा मेश्राम साहब, धन्यवाद। एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ इनका 23वां राज्य अधिवेशन आज हाजीपुर में हो रहा है और इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आगरा में, उत्तर प्रदेश में। दूसरा है जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी। यहाँ पर भक्षक लिखा हुआ है, गलत है ये, ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी, एक गंभीर चिंता, उल्टा लिख दिया, भक्षक बनेगी, भक्ष बनेगी, ऐसा चाहिए था। तीसरा विषय है, मैं बहुत मुश्किल से इस कार्रवाई को यहाँ तक लाया हूँ, इसको आगे ही बढ़ाते रहना, यदि आगे नहीं ले जा सके तो वहीं पर छोड़ देना। पर किसी भी परिस्थिति में भी बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, तो आखिरी है, क्या हमारे संगठन की शक्ति से हमारा दुश्मन डर कर तोड़फोड़ कर रहा है, ये गंभीर चिंता। ऐसे लगभग 4 विषय रखे गए हैं और चारों विषयों पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये जो विषय है, इस विषय पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस बात को जानने के लिए हमें हमारे महापुरुषों के आंदोलन का इतिहास जानना होगा और ये जानने के लिए 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा हमारे आज़ादी का आंदोलन शुरू किया गया था। तारीख को गौर करो, ध्यान रखो तारीख पर, क्योंकि आप लोगों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है और बहुत सारे बैकवर्डों को बिहार में राज करने का मौका मिला है और अभी का आदर्श गांधी है, उनका आदर्श जयप्रकाश है और उनका एक आदर्श जो है लोहिया है। इसमें फुले साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को इनविटेशन आया तो वो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह चला रहे थे नासिक में। ये भी बड़ी अजीब बात है, सारे दुनिया में राम गोरा है, वो नासिक में आते आते काला कैसा हो गया अभी तक पता नहीं चला। इसका पता चलाया जा रहा है कि वो काला कैसे हो गया, क्योंकि मंदिर का नाम है काला राम मंदिर। राम तो लगभग गोरा ही है बंदे जी, वहां जाते जाते काला कैसा हो गया अभी तक पता नहीं चला। पंडितों को मैंने पूछा, अरे काला कैसे हो गया, बोलते बता नहीं सकते। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि जब कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर चला रहे थे, उसी दौरान बाबा साहब अम्बेडकर को
लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आया, वो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हमारे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि हमें एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन विद सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए और वो प्रतिनिधित्व सेपरेट इलेक्टोरेट में चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट में चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट में चाहिए। बाबा साहब ने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोटर होंगे, शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट होंगे, शेड्यूल कास्ट के ही वोटर शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को चुनेंगे, शेड्यूल ट्राइब के ही वोटर होंगे, शेड्यूल ट्राइब के ही कैंडिडेट होंगे और वही वोटर उसको चुनेंगे। अगर चुनाव लड़ना है तो शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में केवल शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब के चुनाव लड़ सकते हैं। दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। ये मांग बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाई, ये बात मांग उठाई। जब ये मांग उठाई तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने इसका गांधी जी ने विरोध किया और बैकवर्ड क्लास ने गांधी जी का समर्थन किया। परिणामतः जॉइंट इलेक्टोरेट लागू हो गया। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट ऐलान हो गया, दे दिया अंग्रेजों ने। तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। जब गांधी जी ने आमरण अनशन किया, हक और अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से लड़कर लाए। गांधी जी ने ये अधिकार क्यों लाए, इसके विरोध में आमरण अनशन किया। कितने बिहार के लोगों को बताएं कि गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन किया। गांधी जी ने अपने जीवन में 21 बार उपवास किया, एक बार भी SC ST के समर्थन में नहीं किया, जब किया विरोध में ही किया। मालूम नहीं, हमारे बैकवर्डों का राज आया मगर वो इतिहास पढ़ा नहीं रहे, सिलेबस में भी नहीं पढ़ा रहे, पार्टी में भी नहीं पढ़ा रहे, सिलेबस में भी नहीं पढ़ा रहे, पार्टी में भी नहीं पढ़ा रहे। और गांधी जी के आमरण अनशन की बदौलत पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट में गांधी जी ने जॉइंट इलेक्टोरेट थोपा कि शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट चुनाव लड़ सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वोट दे सकता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वोट देता है और हाजी हाजी करने वाला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब चुनाव जीत जाए, ऐसी व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करता है। तो ब्राह्मण के इशारे पर काम करने वाला SC और ST का आदमी चुनाव जीत कर जाता है। कांग्रेस ने ऐसे लोगों को वोट दिया, ऐसे लोगों को टिकट दिया, बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया और ऐसे लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने वोट देकर चुनवा कर लाया। जब SC ST के लोग संसद में चुनकर गए तो बीजेपी की तरफ से गए, कांग्रेस की तरफ से गए और कांग्रेस और बीजेपी ने OBC के जाति आधारित गिनती का विरोध किया। तो OBC के लोगों ने गांधी जी के समर्थन का क्या फायदा हुआ? हाँ भाई, आया समझ, राजनीति समझा रहा, थोड़ा इतिहास समझा रहा। बैकवर्ड क्लास के लोग यहाँ है, यादव जी आया समझ में कि जब गांधी जी को बैकवर्ड क्लास के लोगों ने जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए समर्थन दिया तो जॉइंट इलेक्टोरेट से जो दलाल और भड़वे चुनकर जाते हैं, मेरा शब्द नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जॉइंट इलेक्टोरेट से दलाल लोग चुनकर जाते हैं, भड़ुए चुनकर जाते हैं। भड़ुए समझते, भड़ुओं का अर्थ समझते, आप उसको विधायक जी कहते हैं, आप उसको सांसद जी कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं दलाल है।
भड़ुआ है, जिसको आप विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, सांसद जी, सांसद जी, सांसद जी आप कहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहता है? दलाल और भड़ुआ। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने ओरल नहीं कहा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम के किताब में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। एजेंट अंग्रेजी का शब्द है, शुद्ध हिंदी में उसे मध्यस्थ कहते हैं। मध्यस्थ आपको समझ में नहीं आता, इतना शुद्ध हिंदी, बिहारी लोगों को इतना शुद्ध हिंदी थोड़ी ना समझ में आएगा। मैं देसी हिंदी बताता हूँ। एजेंट शब्द का देशी अर्थ होता है दलाल और भड़ुआ। देसी देसी अर्थ है एजेंट का दलाल और भड़ुआ। जिसको आप सांसद जी कहते हो, जिसको आप विधायक जी कहते हो, बाबा साहब आम्बेडकर उसको दलाल और भड़ुआ कहते हैं। इससे दलाल और भड़ुए लोग चुनकर जाने लगे, कांग्रेस के, बीजेपी के दलाल और भड़वे चुनकर जाने लगे। ये दलाल और भड़वे पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती का कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं, बीजेपी के लोग विरोध करते हैं, तो क्या दलाल और भड़वे SC ST के समर्थन करते हैं? समर्थन करते कि जाति आधारित गिनती होना चाहिए, OBC की जाति आधारित गिनती होना चाहिए। ये दलाल ऐसा कहता है? नहीं कहता है। दलाल और भड़ुआ ऐसे नहीं कहता है, मगर बैकवर्ड क्लास के लोगों ने गांधी जी को समर्थन देकर दलाल और भड़ुए पैदा करने का काम किया। भुगतना तो पड़ेगा, पिछड़े वर्ग को भुगतना तो पड़ेगा। पिछड़े वर्ग के लोग जो भुगत रहे हैं उसमें ये इतिहास समझा रहा हूँ। कोई बताने वाला नहीं मेरे अलावा, किसी को पता ही नहीं, मेरे अलावा किसी को जानकारी ही नहीं है। मेरे पास है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारा का सारा। आज भी जो बीजेपी के अंदर देश का प्रधानमंत्री है वो बैकवर्ड है, अरे RSS का नॉमिनेटेड है, और कहता है मैं बैकवर्ड हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, गरीब हूँ, पिछड़ा हूँ, नीच जाति का भी हूँ, ऐसा भी एक बार कहा था। इस वजह से कांग्रेस के लोग मेरा विरोध करते हैं। तो इस तरह से जो नरेंद्र मोदी है ये RSS का नॉमिनेटेड है। RSS का नॉमिनेटेड आदमी नरेंद्र मोदी ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, OBC की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। OBC का प्रधानमंत्री क्यों ऐसा कह रहा है? नॉमिनेटेड एंड दोज हु नॉमिनेट, ये नॉमिनेटेड है, RSS का नॉमिनेटेड है। इसलिए RSS ने नरेंद्र मोदी को कहा OBC की जाति आधारित गिनती नहीं करना, नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी को RSS ने कहा जानवरों की गिनती जरूर कर लेना, कुत्तों की गिनती जरूर कर लेना, बिल्लियों की गिनती जरूर कर लेना, जंगली शेरों की गिनती जरूर कर लेना। गुजरात में गिर नाम का जंगल है, गिर नाम का जंगल है। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा गिर के जंगलों में शेरों की संख्या बढ़ गई है। शेरों की भी गिनती कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा, पिछड़े वर्ग की नहीं कर रहा। पिछड़े वर्ग को वो जानवर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता है, जानवर महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी के लिए जानवर महत्वपूर्ण है, पिछड़े वर्ग के लोग महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी गिनती कर रहा है। संख्या बढ़ गई ये भी बोल रहा है। तो ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, बता रहा हूं। इसे समझना जरूरी है, इससे सबक सीखने के लिए, जागृत होने के लिए और भविष्य में उस राह को पकड़ने के लिए। केवल अपने जाति का है,
इसलिए उसके साथ जाने से काम नहीं चलेगा। अगर उसका उद्देश्य आपका उद्देश्य एक नहीं है, उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा एक नहीं है, और उसका कार्यक्रम आपका कार्यक्रम परिवर्तन का नहीं है, अगर आपके निर्णय लेने वाले लोग और उनके निर्णय लेने वाले लोग एक नहीं है, वो आपका काम करने वाले नहीं हैं। ये सबक सीखना हो, ये सबक सीख करके काम करना होगा, तब जा करके आप अपना भविष्य संवार सकते हो। इसलिए बता रहा, बिहार तो भारत में परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला राज्य है। वो सारे देश भर में जो बता रहा हूं उसका नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है? बाहर के प्रदेश के लोगों को आकर इसका नेतृत्व क्यों करना पड़ रहा है? बिहार के लोगों को करना चाहिए था, नहीं किया। और 1937 के चुनाव में, सेकंड इंडिया एक्ट 1935 में जॉइंट इलेक्टोरेट गांधी जी की वजह से ज़बरदस्ती से हमारे ऊपर थोपा गया, और ये थोपा गया जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ये भारत के संविधान में 330 और 332 के आर्टिकल में आज भी है। और इसके तहत लोकसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विधायक और एमपी चुनकर जा रहे हैं। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सुपुर्द किया था और लिखित भाषण दिया था, उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं संविधान की सारी बातों से सहमत नहीं। बड़ा किसी ने, मैं संविधान की सारी बातों से सहमत नहीं हूं, और संविधान लिखने वाला ही बोल रहा है। और जिन बातों से मैं सहमत नहीं हूं, वो बातें कांग्रेस ने बहुमत से पास की। क्योंकि मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, बहुमत का विरोध नहीं कर सकता। 330 आर्टिकल में, 332 आर्टिकल में दलाल और भड़वे पैदा करने वाली सिस्टम 10 साल के लिए पढ़ लेना संविधान की कॉपी लेकर। जो अभी कह रहा हूं, बाहर जाके संविधान की कॉपी मिलेगी, अंग्रेजी में भी मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी, बाहर पढ़ लेना। 330, 332 पढ़ लेना। उसमें लिखा है, ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, जिसके तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग चुनकर जाते हैं, 10 साल के लिए होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद 1960 तक ये कानून लागू रहा। 1960 के बाद शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, वो और आगे बढ़ा दिया जाए। कोई आंदोलन नहीं किया, कोई मांग नहीं किया। शेड्यूल कास्ट के सर्विसेज के रिजर्वेशन के लिए हम डेली आंदोलन करते हैं, नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए हमारे सारे लोग डेली आंदोलन करते हैं। देते नहीं है, वो देते नहीं है। मगर जिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए हमारे लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, कांग्रेस ने और 10 साल बढ़ा है। किसी को पता? किसी ने मांग नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, मगर कांग्रेस ने और 10 साल बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उससे दलाल और भड़वे पैदा होते हैं और कांग्रेस की सेवा करने का काम करते हैं। ये दलाल और भड़वे क्या करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जस्टिस अकोदिया जयपुर के और चतुर्वेदी राजस्थान के और एक शेड्यूल कास्ट का एमएलए और एक ड्राइवर जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। 50 किलोमीटर जाने के बाद चतुर्वेदी ने ड्राइवर को रोका। अरे रोको 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 रोका। रोकने के बाद चतुर्वेदी टॉयलेट के लिए गए। देखो दलाल और भड़वा क्या होता है वो समझा रहा हूँ उदाहरण से, पक्का समझ में आ जाए। टॉयलेट के लिए गए चतुर्वेदी जी,
गाड़ी में जस्टिस को दिया और शेड्यूल कास्ट का ये मिले रहा। तो 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। तो जो एमएलए था शेड्यूल कास्ट का, उसने जस्टिस को दिया को कहा, जस्टिस साहब, जज साहब, चतुर्वेदी जी टॉयलेट के लिए गए हैं। तो जज साहब ने कहा गए होंगे। नहीं नहीं, एक समस्या है। क्या? पानी लेकर नहीं गए। एमएलए शेड्यूल कास्ट का कि चतुर्वेदी जी जो राज्यसभा के मेंबर है वो पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने एमएलए को कहा चतुर्वेदी जी का पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं, नहीं धोना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। ये कोई विधानसभा का मामला है जो तुम चिंता कर रहे हो? ये कोई विधानसभा का मामला है कि चतुर्वेदी जी पिछवाड़ा धोना चाहता है, नहीं धोना चाहता है? ये कोई विधानसभा का मामला है, तू चिंता कर रहा है? चुप। जज साहब चुप करे, चुप चुप। एमएलए चुप हो गया। फिर आधा मिनट, 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट हो गया। फिर एमएलए ने कहा जज साहब ने उसको पानी लेकर जाने के लिए तू दोबारा मेरी सहमति लेना चाहता है? मेरी सहमति लेना चाहता है? तेरे नालायकी में मुझे भी शामिल करना चाहता है? नालायक, तेरे को पानी लेकर जाना है, जा, मेरे को पूछ मत, पूछ मत। जाना है जा, मेरे को मत पूछ, मेरे को शामिल करना चाहता। एमएलए उठा, पानी बोतल उठाया, लेकर गया। जज साहब यहाँ से भाषण कर रहे थे, मैं वहाँ बैठा था अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में भाषण कर रहे थे, मैं वहाँ बैठा था। मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब, वो हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा तो झाड़ी के पीछे थे, मैं देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया है। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जॉइंट इलेक्टोरेट में जो गांधी जी ने हमारे ऊपर थोपा, वो थोपने की वजह से ऐसे विधायक जी पैदा हो रहे हैं, ऐसे सांसद जी पैदा हो रहे हैं। ये गांधी जी की फैक्ट्री में पैदा हो गए ऐसे नालायक और ऐसे घटिया किस्म के लोग पैदा हो गए। हमारे लोगों ने ऐसी चाहत नहीं की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसे नहीं सोचा था। उन्होंने कहा था दलाल बनेंगे, भड़ुए बनेंगे, पिछवाड़ा धोने वाले बनेंगे, इतना नीच बन जाएंगे, वो भी नहीं सोच पाए। बाबा साहब दूर तक सोचते थे मगर वो भी नहीं सोच पाए साले इतना गिर जाएंगे। उदाहरण के लिए बताया आपको कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एमएलए और एमपी ये जॉइंट इलेक्टोरेट से ऐसे पैदा हो रहे हैं। ये भारत के संविधान में 330 और 332 के आर्टिकल में अभी भी है। और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सुपुर्द करते हुए कहा कि संविधान की बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं। समझ में आया? आए समझ में? वामन में श्राम को समझ में आता है, इतना आसान नहीं है समझना। जिसकी वजह से द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों को शासक वर्ग बनाना चाहते थे, गांधी जी ने पिछवाड़ा धोने वाले बना दिया। ये सारी शैतानी गांधी जी की वजह से हुई। ये सारा कई घटिया किस्म का परिणाम, घटिया किस्म का रिजल्ट गांधी जी ने जो जॉइंट इलेक्टोरेट लागू किया, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हमारे लोगों पर थोपा, जबरदस्ती से थोपा, इसकी वजह से। इसके लिए 100 आदमी, अगर कोई मुझे पूछे कि एक आदमी का नाम बताओ इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मोहनदास करमचंद गांधी। कोई माई का लाल
भारत में ब्राह्मण कांग्रेस का, बीजेपी का सार्वजनिक टीवी पर बहस करने के लिए तैयार है। कोई माई कला कोई भी हो, उसके साथ टीवी पर सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूंगा। कोई नहीं आता, कोई बहस करने के लिए नहीं आता। कांग्रेस के लोग तो प्राइवेट में कहते हैं गलती तो हुई है, गलती तो हुई है। तो हमने कहा गलती हुई तो हर 10 साल बाद एक्सटेंशन करने का, दलाल और भड़वों को बढ़ाने का काम क्यों कर रहे हो? 60 को 70 तक बढ़ाया, 70 को 80 तक बढ़ाया, 80 को 90 तक बढ़ाया, 90 को 2000 तक बढ़ाया, 2000 से फिर 2011 तक बढ़ाया, 2011 को फिर नरेंद्र मोदी ने 2021 तक बढ़ाया। बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस कहती हम बीजेपी के विरोध में हैं, बीजेपी कहती हम कांग्रेस के विरोध में हैं, मगर दोनों मिलके हमारे विरोध में हैं। ये समझना होगा, ये समझना होगा। इसलिए ये बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके विरोध में इस देश में बड़ा आंदोलन निर्माण करना होगा। अरे बड़ा आंदोलन निर्माण करने के लिए उम्र के 18 साल 3-4 महीने हुए थे, तब से लगा हूँ। अभी मेरी 65 साल की उम्र चल, 18 साल 3-4 महीने का था, नौकरी लग गई थी। तो ऑफिस में एक पाटिल नाम का कर्मचारी था सीनियर, तो अधिकारियों ने उसको मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रखा। तो मुझे 2 ट्रेनिंग देता था। 6 बजे तक सरकारी ट्रेनिंग देता था, 6 बजे के बाद बामसेफ का ट्रेनिंग देता, साला 2 ट्रेनिंग देता था। तो 18 साल 3-4 महीने से लगा हुआ, 65 साल उम्र चल रही है, 47 के लगभग साल हो गए। इतने सालों से कर रहा हूँ। और अभी हमारा संगठन कितना बड़ा हो गया, 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में है। इतना विशाल संगठन, विशाल संगठन बन गया। तो 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर बीजेपी आरएसएस के लोग थोपना चाहते थे। इसके विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन शुरू किया, भारत बंद किया। भारत बंद हुआ और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। और संविधान संशोधन नरेंद्र मोदी ने किया। जानते हो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ू आदमी है। हमारे देहात में क्या कहते हैं, मैं देहाती आदमी हूँ इसलिए देहाती उदाहरण हो, देहात में क्या कहते हैं, मरा हुआ आदमी ज़्यादा अकड़ता, मरा हुआ आदमी ज़्यादा अकड़ता है। बोलता है कि तिरड़ी पर डालने के पहले साला घी लगाओ नहीं तो ऐसा खड़ा हो जाएगा। गांव देहात में ऐसा बोलते, तो उसको घी लगाते हैं। तो ये जो मरा हुआ आदमी है नरेंद्र मोदी, ये चलती फिरती लाश है। ये हमारे ही लोगों का नाम लेता है, हमारे ही विरोध में काम करते रहता है। और नौटंकी भी बहुत करते रहता है। वो ब्राह्मण लोग उसको ऐसा लगा देते हैं, ऐसा इतना सा लगा, ऐसा लगा कर टीवी पर आता है, दिखाता है, देखो मैं कितना धार्मिक हूँ। ये सारा कर्म कांड है, ये धार्मिक होने का सबूत नहीं है, ये कर्म कांड है। ये ऐसा मरमट लगाता है और फिर ब्राह्मण लोग उसको पूजा में बिठाते हैं। साले नौटंकी, नौटंकी करते रहता, टीवी पर नौटंकी करते रहता है। चलिए नौटंकी की हद हो गई। आप लोग पता नहीं देखते कि नहीं देखते, मैं तो साला ये नौटंकी, अरे क्या नौटंकी बाज आदमी है। तो इस तरह से साथियों, ये जो हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है,
आज़ाद भारत में भी हो रहा है, ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की वजह से हो रहा है। और इस वजह से हमारे 300 से ज़्यादा SC ST के तो 131 है और OBC के मिलाकर 300 से ज़्यादा MP है। कोई भी सरकार हमारे लोगों के समर्थन के बगैर दिल्ली में बन नहीं सकती, मगर वो लोग हमारे ऐसे लोगों को लेकर बनाते हैं और हमारे ही लोगों से हमारे ही विरोध में काम करवाते हैं। इसमें परिवर्तन लाना होगा। ये परिवर्तन लाने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। मैं केवल भाषण की बात नहीं कर रहा हूँ। 47 साल से कोई जिंदा आदमी मेरे अलावा भारत में आप लोग नहीं देख सकेंगे जो 500 जिलों में फिजिकली जाके मीटिंग कर चुका। कोई आदमी भारत में आपको ऐसा जिंदा नहीं मिलेगा जो 500 जिलों में जाकर फिजिकल मीटिंग कर चुका हो और इतना बड़ा संगठन बनाया, जिसके लिए 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवाया। छोटा मोटा संगठन नहीं, भारत बंद करवाया। और 29 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में भारत बंद करवाया। तो CAA SC ST OBC के 75% विरोध में है, 25% मुसलमानों के विरोध में है। तो 29 जनवरी 2020 को मुसलमानों ने भी बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया और बड़ा विशाल भारत बंद हो गया। तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून अभी तक लागू नहीं हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ हमारे भारत बंद की वजह से। भाजपा के लोग, RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी बड़ा नेता है, बहुत मजबूत नेता है, बड़ा नेता है, मजबूत नेता है, शक्तिशाली नेता है। सही, नरेंद्र मोदी मजबूत नेता है, शक्तिशाली नेता है, ताकतवर नेता है, मगर नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में CAA के संबंध में पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने अभी तक लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम कितना बड़का नेता है? अगर नरेंद्र मोदी बड़का नेता है और उसने कानून बनाया और उसका कानून लागू हमने नहीं होने दिया, तो नरेंद्र मोदी बड़का नेता है मगर उसके कानून को आज तक हमने लागू नहीं होने दिया, वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम भी तो बड़का नेता है। और 1 इंच तो नरेंद्र मोदी से बड़का है, तब तो रोका। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतनी बड़ी संगठित शक्ति का हमने निर्माण किया। ये निर्माण ऐसे भाषण करते करते, अब आया समझ में भाषण का महत्व? ऐसे भाषण करते करते ऐसा विशाल संगठन बनाया, विशाल आंदोलन खड़ा किया और भारत बंद करने लायक हमारे पास संगठन हो गया। और आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में इस बार भारत बंद करेंगे। 6 महीने में एक बार, 6 महीने में दूसरी बार, 10 साल में 20 बार। और 20 बार जब भारत बंद हो जाएगा तो भारत में कोई SC, कोई ST, कोई OBC, कोई माइनॉरिटी नहीं बचेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। सबको मालूम हो जाएगा कि हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिनको भी मालूम हो जाएगा वो सारा हमारे समर्थन में खड़ा हो जाएगा 10 साल में। और जब 10 साल में 85% लोग हमारे समर्थन में खड़ा हो जाएगा तो आप लोग इस देश के हुक्मरान हो जाओ। आज़ादी पहले मिलेगी, बाद में हुक्मरान हो जाओगे। बोलो, हुक्मरान बनने के लिए तैयार होगे नहीं? अरे हुक्मरान बनने के लिए कौन मना करेगा? जब रेडीमेड साला MLA का पद मिलेगा, MP का पद मिलेगा और आंदोलन वामन मेश्राम करेगा और आप लोगों को राज मिलेगा तो किस
किसको नहीं चाहिए भाई मुफ्त में हमारे लोगों को? किसको राज नहीं चाहिए? सभी लोगों को राज चाहिए और आप लोगों को राज मिले इसके लिए ये ज़िंदगी हमने लगाई है। और आने वाले 10 साल में इस देश में हमारे लोग इस देश के हुक्मरान बनने लायक हो जाएंगे। ये तैयारी में हम लोग लगे हैं, इसमें आप साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, अभी 2 मिनट रहेंगे, कोई आदमी जाएंगे नहीं बाहर। और जन आंदोलन निर्माण निधि के लिए से आशा संघ के अपने आप नहीं होता है। तो इसलिए साथियों, इसलिए ये बात आपको समझा रहा, तो ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो 1848 को ज्योतिराव फुले ने जब आंदोलन शुरू किया था तो गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, हुए थे? हमारे आज़ादी का आंदोलन जब ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था तो गांधी जी पैदा नहीं हुए थे। तो तारीख बिहार के बैकवर्ड नेताओं को पता नहीं है, मालूम होना चाहिए। बिहार में ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही लोग राज कर रहे हैं, बिहार में बैकवर्ड लोग भी राज कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। क्योंकि एक बात जानना जरूरी है, कुछ लोगों का मैं कई जगह ये सुनते रहता हूँ कि भाषण से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा बहुत जगह सुनते रहता हूँ। यहाँ भी कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती है कि भाषण से कुछ नहीं होता। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भाषण से कुछ नहीं होता, इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। जो लोग भाषण ही भाषण के लिए करते हैं उनके लिए तो शायद उनकी बात सच हो सकती है, मगर भाषण एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे समाज का, लोगों का जागरण किया जाता है। यहाँ बंते जी भी है और नीचे भी बंते जी बैठे हैं। बुद्ध ने क्या किया? भाषण नहीं किया, प्रवचन तो किया ना। तो जो लोग आज भाषण, मैं भाषण कर रहा, तो बुद्ध भी, भाषण भी एक बोलने का तरीका है, बुद्ध भी बोलने का ही काम करते थे। तो बोलने का काम क्यों करते थे? तो लोगों को उस मुद्दों पर जो ब्राह्मणवाद ने दिमागी रूप से जकड़न लिया है उसके बारे में जागृत करते थे। अगर बोलने को भाषण कहा जाए और उस भाषण से अगर लोगों का जागरण हो, जागृति हो, दोस्त और दुश्मन की पहचान हो, गलत और सही की पहचान हो, गलत इतिहास और झूठा इतिहास और सही इतिहास, इसकी जानकारी भाषण में मिलती हो, तो ऐसा भाषण 1000 बार होना चाहिए। मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से भाषण कर रहा हूँ, और 65 साल अभी उम्र हो गई है, वो भाषण ही कर रहा हूँ। और मेरा भाषण जो है YouTube पर चलते रहता है। वो 25 साल पहला भी लोग बोलते, 25 साल पहला सुना आपका। तो जागरण करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, अगर मैं डंडा लेके लोगों के पीछे दौड़ लगाऊं तो लोग जागृत होने वाले नहीं है। तो डंडा चलाने से कोई दुनिया में जागृत होने वाला नहीं। ये हमें समझना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। दूसरी बात, अगर मैं लोगों को जागृत करने के लिए ऐसा कॉलर पकड़ो, ऐसा कॉलर पकड़ो, तो जागृत हो जाएगा बंदे जी?
ऐसा कॉलर पकड़ने जागृत हो जाएगा? कॉलर पकड़ने से भी जागृत नहीं होगा, डंडे लगाने से भी जागृत नहीं होगा, गाली गलौज करने से भी जागृत नहीं होगा। तो जागृति तो किसी कहीं न कहीं से करनी होगी ना, कोई तो तरीका अपनाना होगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो तरीका है जागृत करने का, और सारे दुनिया के लोग, भाषा चाहे कोई भी हो, भाषण करते हैं। अब लोगों को जगाने के लिए भी भाषण करते हैं, लोगों को धोखा देने के लिए भी भाषण करते हैं। तो लोगों को लगता है नहीं, भाषण केवल धोखाधड़ी से ही, धोखाधड़ी के लिए होता है। गलत बात है, ये मानने वाली बात नहीं है। तो भाषण जो है जागृत करने के लिए किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। मैं 5 दिन का ट्रेनिंग लेता हूँ, 5 दिन तक बोलता हूँ, सवेरे 10 बजे से रात की 11 बजे तक। तो कोई भी लोग ये बोलते हैं, अरे थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा सा ज़्यादा बोलो। क्यों? अगर लोगों को जानकारी मिल जाए, लोगों को विचारधारा मिल जाए, लोगों को जागृति मिल जाए, लोगों को जानकारी मिल जाए, लोगों को डाटा मिल जाए जो कहीं पर भी नहीं मिलता है, वो जानकारी मिले, तो लोग तो सुनना चाहेंगे ना। तो जागरण करने के लिए, जागृत करने के लिए, सही गलत का फैसला समझने के लिए, सही इतिहास जानने के लिए ये जरूरी है भाषण। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोलता हूँ भाषण कैसे जरूरी है, उसका सबूत देकर बोलता हूँ। 1848 को ज्योतिराव फुले ने हमारे आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था, और 2 अक्टूबर 1869 को ज्योतिराव फुले ने जब हमारे आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था, उसके 21 साल बाद गांधी जी पैदा हुए। अब देखो, ये भी भाषण हो गया है, हो गया ना, ये भी भाषण हो गया कि नहीं? इस भाषण ने एक बात सिद्ध कर दिया कि हमारे आज़ादी का आंदोलन जब शुरू किया गया था हमारे पुरखों ने, तब तो गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे। बिहार के पिछड़े वर्ग के नेताओं को कितने लोगों को मालूम है? कुछ लोगों को लगेगा अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं तो तारीख के साथ बता रहा हूं भाई, तारीख के साथ बोल रहा हूं कि 1848 को जब हमारे पुरखे, महान पुरखे आधुनिक भारत के ज्योतिराव फुले जब हमारे आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे, उसके 21 साल बाद गांधी जी पैदा हुए। तो जितने किताबें पढ़ाई जाती है, देश में पढ़ाई जाती है, बिहार में भी पढ़ाई जाती है, जिस बिहार में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री है वहाँ भी पढ़ाई जाती है, मगर ये बात नहीं पढ़ाई जाती। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर ब्राह्मणों की तरह ही किताब लिख करके हमारे लोगों को बताने का काम करते हैं, तो फिर बदलाव कहाँ हुआ, परिवर्तन कहाँ हुआ? हमारे लोग नेतृत्व करने के बाद भी अगर परिवर्तन का काम करने का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर किससे उम्मीद करें? ये जो कह रहा हूँ, ये बात भाषण में कह रहा हूँ, और आपको कुछ नई और चौंकाने वाली बात पता चल रही है कि गांधी जी के बारे में हमको ये बताया जाता है कि गांधी जी ने आज़ादी का आंदोलन चलाया, गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई। ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके किताबें सरकार ने यही हमारे लोगों को पढ़वाया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने यही पढ़ा। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए, उसके बाद
1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, 69 और 85 तारीख बता रहा हूं आप लोगों को ताकि पता चले। अगर 69 में एक मिला दो तो 70 हो जाता है, तो इसका मतलब है 70 के बाद 80, 10 साल में फिर 5, तो इसका मतलब है गांधी जी के पैदा होने के 16 साल बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। कैलकुलेट करके बता रहा। उसमें गांधी जी उपस्थित नहीं थे। वो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद उन लोगों ने ज्योतिराव फुले के पास एक आदमी भेजा और कहा कि ये जो नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रीय सभा है, उसमें ज्योतिराव फुले को शामिल करवाया जाए। ज्योतिराव फुले के पास एक ब्राह्मण को भेजा गया, तो ज्योतिराव फुले ने कहा ये जो नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रीय सभा है, ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, ये ब्राह्मण सभा है। ये ब्राह्मण सभा है और इसमें मैं शामिल होने वाला नहीं हूं। अब बैकवर्ड का आदमी मुख्यमंत्री कई बार रहा बिहार में, पढ़ाया ये है इंदर सिंह जी, पढ़ाया इस बात को। बैकवर्ड क्लास का जो बिहार में आंदोलन चला, उसके पायोनियर जो है वो इंदर सिंह जी के पिताजी थे। तो कम से कम बैकवर्ड क्लास के लोगों को मालूम होना चाहिए इंदर सिंह जी के पिताजी का नाम। दूसरे लोगों को हो या ना हो, ये बात किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए। तुम जो ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ, अरे ये भी पढ़ाओ भाई। चलो 100%, 100 पन्ने तुम उनके लिखो, 25 हमारे लिखो। 52% वालों के 52% भी मत लिखो, 25 लिखो। एक पन्ना नहीं लिख रहे, एक लाइन नहीं लिख रहे। एक बात आपको पता चले, भाषण कैसे होना चाहिए या किस तरह से मैं सारे देश भर में बात करता हूं, भाषण करना क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको समझ में आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात, जितने बैकवर्डों के नेता है वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और किसी बैकवर्ड नेता ने बिहार में मैंने सामाजिक परिवर्तन की बात करते हुए नहीं सुना। कितने लोगों को, बैकवर्डों के कितने नेताओं को सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का फर्क समझ में आता है। और हमें क्या चाहिए? न्याय, सामाजिक न्याय चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन चाहिए? सवाल है, क्या चाहिए? सामाजिक न्याय, ये जो शब्द प्रयोग है, ये शब्द प्रयोग सबसे पहले बड़े पैमाने पर उछालने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया तब उठाया था। और सारे देश भर में उसी शब्द को सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। जब आप लोग गांधी की बात करोगे तो सामाजिक न्याय की बात कर सकते हो, जयप्रकाश की बात कर सकते हो, लोहिया की बात कर सकते हो, फूले की, अंबेडकर की, साहू की बात करनी है तो सामाजिक परिवर्तन की बात करनी है। द डिफरेंस बिटवीन, मैं आपको फर्क समझा रहा हूं। बैकवर्ड हो के, चाहे यूपी हो या बिहार हो, नेताओं को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ये भाषा समझ में नहीं आती। ये विचारधारा का मौलिक अंतर है। अगर ये विचारधारा का मौलिक अंतर समझ में नहीं आता कि हमारे लोगों को सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक परिवर्तन चाहिए,
हमें वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, हमें जाति व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, हमें अस्पृश्यता में परिवर्तन चाहिए, हमें आदिवासियों के सेग्रीगेशन में परिवर्तन चाहिए, हमें महिलाओं की दास्तां में परिवर्तन चाहिए, हमें घुमंतू जातियों के बहिष्कार में परिवर्तन चाहिए, शूद्रत्व तो पिछड़े वर्ग पर थोपा गया है उसमें परिवर्तन चाहिए, सामाजिक न्याय नहीं चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। इससे हमारी मौलिक समस्या का समाधान होगा। केवल मात्र हमारे लोगों के कानों को अच्छा लगने वाले शब्द यूज करने का और चुनाव में उन लोगों का बाद में इस्तेमाल करने का इतना कार्यक्रम चल रहा है। बैकवर्ड क्लासेस के नेता जो बिहार को लीड करते हैं वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, इससे भूमिहार नाराज हो जाएगा, इससे क्षत्रिय नाराज हो जाएगा, इससे राजपूत नाराज हो जाएगा, इससे वैश्य नाराज हो जाएगा। वो नाराज नहीं होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा? हाँ, थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा विचार समझने के लिए जब तक आप अपने दिमाग को डालोगे नहीं ना, जैसे हम दिमाग में डाल रहे तो अपना दिमाग भी उसमें डालना होगा। दोनों का जब मंथन शुरू होगा तब जाके जो हम कह रहे हैं बात समझ में आएगी। ये छोटी बात नहीं है। हमारे देश में, इस देश में हमें परिवर्तन चाहिए। भारत के संविधान का पहला पन्ना है, पहले पन्ने में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। ये है भारत के संविधान का ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई भिन्न बात नहीं बता रहा हूँ। जो संविधान सभा ने बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में इस संविधान का उद्देश्य निर्धारित किया था कि ये संविधान हम क्यों लिख रहे हैं, तो इस संविधान का उपयोग करते हुए, इस संविधान का उपयोग करते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना होगा। ऐसा परिवर्तन इस देश में होना चाहिए, ऐसा संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है। अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, वामन मेश्राम को क्या लगता है वो नहीं कह रहा हूँ। संविधान के पहले पन्ने पर, दूसरे पन्ने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पहले पन्ने पर है। तो पहले पन्ने पर संविधान के लिखा हुआ है, ये कम से कम हमारे नेता जो बैकवर्ड के हैं बताना चाहिए ना, और बताने के लिए भाषण करना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूं ये बताने के लिए भाषण करना चाहिए। अगर ये कहने के लिए, बताने के लिए लोग भाषण करेंगे तो लोग बोलेंगे हाँ ऐसा भाषण लगातार होना चाहिए, ऐसा भाषण लगातार होना चाहिए। लोगों को ये भाषण, मगर केवल राशन देने की भाषण में बात की जाए और उसके लिए वोट लिया जाए और लेने के बाद राशन कहा और तुम कहा और हम कहा, जब ऐसा भाषण होता है तब लोगों का अरे भाषण नहीं होना चाहिए। तो मैं तो राशन की बात ही नहीं करता, मैं तो अपने जीवन में राशन की कभी बात ही नहीं करता। मैं क्या बात करता हूँ, ये दिमाग को खुराक की जरूरत है। आप लोगों को उदाहरण देकर बताता हूँ कि आपने 2 रोटी खाया, आप संतुष्ट हो गए। आप लोगों ने 2 रोटी खाया, संतुष्ट हो गए। जानवर ने चारा खा लिया, जानवर संतुष्ट हो गया। जानवर चारा खाने से संतुष्ट होता है, आदमी रोटी खाने से संतुष्ट हो जाता है।
तो जानवर में और आदमी में क्या फर्क है? चलो बताओ। आदमी 2 रोटी खाकर संतुष्ट हो जाता है और जानवर चारा खाकर संतुष्ट हो जाता है। तो आदमी और जानवर में क्या फर्क है? मेरे दृष्टि से कोई फर्क नहीं। इसलिए मैं पेट के खुराक की बात नहीं करता हूँ, मैं दिमाग के खुराक की बात करता हूँ कि इंसान को केवल पेट के खुराक नहीं चाहिए, इंसान को दिमाग की भी खुराक चाहिए। जानवर को चारा खिला दो, जानवर संतुष्ट हो जाता है। जानवर को प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है, जानवर को भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, मगर इंसानों के दिमाग को खुराक देने की ज़रूरत है। और इंसान को दिमाग को पहले खुराक देना चाहिए, बाद में पेट में रोटी देनी चाहिए। क्रम भी ठीक होना चाहिए। देखो हमारा जितना अधिवेशन होता है ना, हमारा जितना अधिवेशन होता है, पहले दिमाग का खुराक देते हैं। और जब तक पूरा दिमाग का खुराक लोग ग्रहण नहीं करता, तब तक रोटी देते ही नहीं, देते कभी नहीं। इतना साल हुआ, ये 23 राज्य का अधिवेशन हुआ, कभी भी जितने बिहार के लोग आए हैं उन लोगों को मालूम है कि पहले दोपहर में दिमाग का खुराक खिलाया जाएगा, उसके बाद पेट का खुराक मिलेगा। ये मिलेगा गारंटी। ये मंत्री की तरह आश्वासन नहीं है, गारंटी, पूरा गारंटी। दिमाग का खुराक आपने ले लिया कि पेट का खुराक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ। ये सिस्टम हम लोगों ने बनाया क्योंकि हम फुले साहू अम्बेडकर के अनुयायी हैं। वो अनुयायी ये मानते हैं कि इंसानों को दिमाग के खुराक की ज़रूरत है। मैं कंपैरेटिवली आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिहार में बैकवर्डों को नेतृत्व करने का मौका मिलता है, मगर वो लोगों के जहन को, दिमाग को बदलने के लिए कम से कम सिलेबस बदलने का काम करे। अरे तुम्हारे प्रजा ने तुम्हारी सरकार बदल दी, प्रजा ने बिहार के सरकार बदल दी, तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया, सरकार बना दी, तुम सिलेबस नहीं बदल सकते। ये बिहार की जनता महान है कि इस व्यवस्था को, राज्य की व्यवस्था को बदल दिया। बदलने के बाद तुम सारा सिलेबस नहीं बदल सकते। कितने नालायक आदमी हो भाई तुम। बिहार की प्रजा ने सरकार बदल दिया, तुम सिलेबस नहीं बदल सकते। नालायकी की भी सारी हद होनी चाहिए। ये मैं समझा रहा हूँ। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो काम पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए था, वो काम पढ़े लिखे लोग कर नहीं रहे। पढ़े लिखे लोगों को, समाज के लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एजुकेट करो। एजुकेट करने का क्या मतलब है? दुश्मन और दोस्त की पहचान होनी चाहिए। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पहचान होनी चाहिए। दोस्त और दुश्मन के बारे में हमारे बिहार के बैकवर्ड बोलते ही नहीं है, नेता लोग बोलते ही नहीं। नहीं, इससे तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, इससे तो भूमिहार नाराज हो जाएगा, क्योंकि बताना पड़ेगा ये ब्राह्मण जो है ये हमारे लिए खतरा है, तो नाराज हो जाएगा। ये बताते ही नहीं है, लोगों को जागृत करने का काम करते ही नहीं है, एजुकेट करने का काम ही नहीं करते, दोस्त दुश्मन की पहचान कराने का काम ही नहीं करते। ये करना होगा। एक बार मैं बिहार का, गुजरात का एक बैकवर्ड क्लासेस का प्रदेश अध्यक्ष था। उसको मैंने बहुत सारी बातें की। वो दिल्ली गया, दिल्ली जाकर शरद यादव को मिला और मेरी बातें शरद यादव को कही। कहने के बाद शरद यादव ने कहा, अरे वामन मेश्राम को वोट थोड़ी मांगना है, हमको मांगना पड़ता है ना।
वामन मेश्राम को वोट थोड़ी मांगना पड़ता है, इसलिए वो बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, मगर वो वोट थोड़ी मांगता है, हमको मांगना पड़ता है, इसलिए हम नहीं कह सकते, हम नहीं बोल सकते। ये उसके ही घर में बैठकर उसने टेलीफोन किया मुझे कि शरद जी ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा वो बड़े नेता है, अगर हम अपने लोगों को नेता बना रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का नेता बना रहे हैं, तो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बना रहे हैं ना, कि हमारी लड़ाई मैदान में तो हम लड़ ही रहे हैं, संसद के अंदर भी तो कोई हमारी लड़ाई लड़ने वाला हो, विधानसभा में विधायिका में तो कोई हमारी लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। वो पढ़े लिखे लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, आत्मकेंद्रित हो गए, अपने बारे में केवल सोच रहे हैं, अपने बारे में विचार कर रहे हैं, अपने समाज के बारे में नहीं विचार कर रहे हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर का ये कहना है कि बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से आप लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा जानकारी हो जाए, इसी बहाने से बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसी बहाने से बात कहने का मौका मुझे मिला कि 1918 को जब बाबा साहब आम्बेडकर केवल 27 या 26 साल के रहे होंगे, 18 और 9 27 साल के, तो उन्होंने रिटर्न मेमोरेंडम अंग्रेजों के साउथ बोरो कमीशन को दिया, और उस मेमोरेंडम में एक मौलिक बात लिखी कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कितने पढ़े लिखे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन और रियल रिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में आता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे अनपढ़ लोगों को, हमारे गंवार लोगों को, कितने गंवार और अनपढ़ लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन और रियल रिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में नहीं आता, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कितने पढ़े लिखे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन और रियल रिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में आता। बाबा साहब आम्बेडकर ऐसा मानते थे कि आने वाले समय में आज़ादी मिलेगी तो देश में डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी, मान लो आज 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ लोग संसद में तो नहीं जाके बैठते, वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा राज करते हैं। 140 करोड़ लोग संसद में नहीं जाते, 140 करोड़ के 543 लोग संसद में जाकर बैठते हैं। वो 543 लोग जो है वो रियल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। ये 1918 को उन्होंने कहा, ये लिखित रूप से कहा, अंग्रेजों ने उसकी बात को नहीं माना। मगर मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को ये बात कम से कम 100 साल के बाद तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि रियल रिप्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का क्या है। बीजेपी के लोग शेड्यूल कास्ट के आदमी को नॉमिनेट करते हैं, बीजेपी के लोग शेड्यूल ट्राइब के आदमी को नॉमिनेट करते हैं, बीजेपी के लोग बैकवर्ड क्लास के आदमी को नॉमिनेट करते हैं, कांग्रेस के लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोगों को नॉमिनेट करते हैं। एंड दोज हु नॉमिनेट, कौन नॉमिनेट करते हैं? कांग्रेस के ब्राह्मण नॉमिनेट करते हैं, बीजेपी के ब्राह्मण नॉमिनेट करते हैं। तो ये ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और नॉमिनेट जिनको करते हैं वही आदमी में से हमको 2 में से एक को चुनना पड़ता है। हमारे सामने 2 विकल्प हैं, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। बीजेपी के ब्राह्मणों ने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नॉमिनेट किया, कांग्रेस के ब्राह्मणों ने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नॉमिनेट किया। दोनों लोगों ने नॉमिनेट किया, नॉमिनेट किए हुए 2 में से एक को चुनना है। रियलिटी है। चुनाव एक बार नहीं होता है, आप लोगों को यही मालूम है।
कि चुनाव एक ही बार होता है, गलत बात है। एक बार पार्टी चुनती है, पार्टी जिसको चुनती है उसी में से एक को जनता चुनती है। तो पहले कौन चुनती है? पार्टी चुनती है। कितने लोगों को समझ में आता है? बाबा साहब अम्बेडकर कैसा सोचते थे? जयप्रकाश ने कभी नहीं बताया ये बात, लाल राम मनोहर लोहिया ने ये बात कभी नहीं बताई, ये बात गांधी जी ने कभी नहीं बताई, ये बात अम्बेडकर ने बताई। ये अम्बेडकर की बातों को मैंने पढ़ा और मैं आपको समझा रहा हूँ द डिफरेंस बिटवीन अम्बेडकर में और गांधी में, अम्बेडकर में लोहिया में, अम्बेडकर में जयप्रकाश में। उन्होंने नहीं बताया। इस वजह से हम धोखा खा रहे हैं। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ होता है नामधारी। अंग्रेजी नॉमिनेटेड शब्द का अर्थ होता है नामधारी। नामधारी भी शायद हिंदी होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा आपके, और समझाता हूं। एक होता है कामधारी, आप थोड़ा बहुत आ गया समझ गया, उल्टा बताया ना तो उल्टा समझ में आ रहा है। एक होता है कामधारी और एक होता है नामधारी। एक नाम का आदमी है, केवल नाम का है, और एक काम करने वाला है। तो कामधारी नामधारी। तो हम लोगों को नामधारी नहीं चाहिए, हम लोगों को हमारी लड़ाई लड़ने वाला, हमारा काम करने वाला एमएलए चाहिए, एमपी चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना। 1918 को उन्होंने कहा। देखो कितना खबरदार आदमी अम्बेडकर, कितना खबरदार है, कितना सतर्क है, कितना विजिलेंट है, कितना सतर्क है। ये दूसरे लोग जो है हमारे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन देंगे और हमारे लोगों के आंखों को दिखाई भी देगा, ए अरे ये तो हमारा है, मगर उधर संसद में जाके बोलता ही नहीं, उसका हो जाता है। जब वो संसद से घर में आता है तो हमारे आदमी उसको जाकर मिलते हैं कि आपने क्यों नहीं बोला। वो क्या कहता है? मान लो उदाहरण के लिए वो पासवान है, पासवान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का उराव है, मुंडा है, और ओबीसी का चौधरी है? मतलब एग्जाम्पल के लिए, केवल चौधरी के लिए नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल। तो वो जो SC ST OBC का आदमी जो है वो नॉमिनेट करते हैं और वो संसद में जाकर बोलते नहीं है, फिर घर में आता है और फिर हमारा आदमी उसके घर में जाता है। अरे आपने क्यों नहीं बोला? हमने तो इसके लिए आपको वोट दिया था, आपको इसीलिए वोट दिया था, आप बोले हमारी आवाज उठाए, आप नहीं बोले। वो क्या बोलता है? आप थोड़ी टिकट दिए थे, आप दिए थे टिकट हमको, बिहारी स्टाइल से बोल रहा हूँ, आप हमको टिकट दिए थे। तो हमारा आदमी क्या बोलता है? हमने वोट दिए थे ना। अरे वोट तो बाद में ना दिया, पहले टिकट आपने दिया। क्या नहीं, टिकट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने दिया। आप कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में बोलने के लिए बोल रहे हैं, कैसा बोलेंगे? अगली बार टिकट मिलेगा क्या? तुम्हारी तरह बात करेंगे तो अगले बार टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा, फिर क्यों करें? नहीं हमने आपको वोट दिया, अरे तो दूसरे नंबर पर न दिया आपने, पहले तो पार्टी ने हमको टिकट दिया, उसके बाद आपने दिया। और वो भी आपने क्यों दिया? क्योंकि आपके पास कांग्रेस के विरोध में बीजेपी था और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस था, दो ही ना विकल्प थे, इसीलिए ना हमको दिया। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं 1920 के बाद, 20 तक तो बाल गंगाधर तिलक है, मगर जब आज़ादी मिलेगी तो ये लोग हमारे लोगों को नॉमिनेट करेंगे और जो नॉमिनेट होगा वो हमारी बात कहेगा नहीं और फिर आज़ादी हमें मिलेगी, फिर आज़ादी हमें मिलेगी। ऐसे ही हुआ।
गांधी जी के आजादी में हमारे लोगों को नॉमिनेट किया गया और नॉमिनेट किया हुआ कोई आदमी संसद में बोलता ही नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें सच्चा प्रतिनिधि चाहिए, हमें नामधारी प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हमारी लड़ाई लड़ने वाला आदमी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा इतिहास समझा रहा, फिर नहीं मिला, अंग्रेज़ों ने नहीं माना। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, विरोध किया, इसलिए अंग्रेज़ों ने नहीं माना। और फिर 10 साल के बाद समीक्षा करने के लिए 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया, समीक्षा करने के लिए कि जिन लोगों को हमने ये अधिकार दिया उन लोगों को उसका कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। 1928 को जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन ने घोषित किया कि हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। तो कांग्रेस के नेताओं को लगा, क्योंकि 1920 के बाद तो बाल गंगाधर मर गए और गांधी जी कांग्रेस के नेता बने। गांधी जी जब कांग्रेस के नेता बने तो गांधी जी को लगा, अरे इससे तो SC ST OBC के लोगों को रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा है? जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन क्या था? साइमन चले जा, साइमन चले जा। साइमन क्यों चले जाओ? तो वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। तो गांधी जी ने उसके ही विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। जो साइमन हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहा है उसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया, साइमन चले जाओ। तो गांधी जी का आंदोलन हमारा आंदोलन कैसे था? ये हमारे आज़ादी का आंदोलन कैसे था? डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हो भाई। कांग्रेसी लोग भी मेरे से बहस नहीं करते, क्यों? कांग्रेस के लोग भी मेरे से बहस नहीं करते, क्यों? उनको भी मालूम हो गया मेरी वजह से कि नहीं धोखा हुआ, मेरी वजह से उनको भी मालूम हो गया। तो वो लोग जो है मेरे से बहस नहीं करते, केवल इतना कहते हैं कि वामन मेश्राम की बात सच हो सकती है मगर वो बड़ा चढ़ा कर कहते हैं ये गलत बात है। अब मैं क्या ढोल बजा के कहता हूँ? ढोल बजा कहता हूँ? मैं तो जितना है उतना ही कह रहा हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का वेलकम किया। वेलकम किया तो कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही किया। जिन कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहा, अभी उनके वाल पोस्टर पर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो छापते हैं, छापते हैं। कांग्रेस के लोगों को मैंने पूछा, आप लोगों ने बाबा साहब को देशद्रोही कहा था, अब फोटो क्यों छाप रहे हो? बोलता जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। समझे? जमाना बदल गया, बराबर है। जमाना किसने बदला? बाम सेठ ने बदला। जमाना बदल गया अपने आप। दुनिया में परिवर्तन नहीं होता है, दुनिया में इंसानों में परिवर्तन अपने आप नहीं होता। जैसे सूरज हर दिन निकलता है वो भी बदलाव होता है, मगर वो बदलाव और इंसानों में बदलाव में फर्क होता है। सूरज को हम दूसरे दिन नहीं ला सकते, वो अपने आप आता है, मगर इंसानों में परिवर्तन अपने आप नहीं आता है, लाना पड़ता है। इंसानों में बदलाव लाना पड़ता है। उसके लिए विचारधारा चाहिए, उसके लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम चाहिए, उसके लिए ऐसी लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता संघ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।